नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाएं। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एंड आप जो है, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिंपल चैनल पर विजिट करना है। आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को कर देखना है, इजिली आप सर्च करें और वहां से आप अपनी क्लासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपको पता है टुडे इज 9th of Feb, सो टुमारो है ना, फ्रॉम टुमारो मीन्स कल 10 फरवरी है। तो आपका जो 2026 और 28 का सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो निकल आया है, आई मीन कल आउट हो जाएगा। तो आप जिन भी बच्चों को बीएड करना है, आप फटाफट से अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। एंड अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम की, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ करके सारी अपडेट्स ले सकते हैं। और आपको हम सारी क्लासेस, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। एंड बाकी का जो फीडबैक है आप बिल्कुल हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हम बच्चों को रहने की सुविधा भी देते हैं, साथ ही साथ उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी फुलफिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस चैनल पर विजिट करके वहाँ से आपको देख लेना है। और वन मोर थिंग कि बस ये सारी अपडेट्स थी, आपको बताना था। और आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया गाइस, और बहुत ही जल्द आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आउट होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड इसी के साथ 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 हमें सेकंड पेपर की, हमें सेकंड सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। तो आइए इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअली वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, because now you guys supporting too much. Thank you so much guys, thank you so much for your love, for your support. ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गोखले बिल 1910, मतलब गोखले विधेयक 1910। बिल्कुल आज हम लोग इसकी चर्चा करने चलते हैं। तो हाँ, ये क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की देखते हैं कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। आइए, सो द गोखले बिल ऑफ 1910 मीन्स जो गोखले विधेयक है 1910 वाला वॉज एन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल बिल इंट्रोड्यूस्ड बाई गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोखले का बिल है ना, इनका जो पूरा नाम है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। ये 1910 में आया था। और ये एक क्या है, एक महत्वपूर्ण लाइक शैक्षिक क्या है, ये बिल है ना। और अ मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, एक ये मॉडरेट नेशनलिस्ट लीडर है। मतलब ये क्या है, एक कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही हाई नहीं बट एक मॉडरेट लेवल का एक राष्ट्रीय क्या है, हमारे नेता है, थे इन द इम्पेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द मेन एम ऑफ दिस बिल वॉज टू मेक प्राइमरी एजुकेशन, बेसिकली ये जो बिल आया था ना, इन्होंने प्राइमरीली जो फोकस करा था वो प्राइमरी एजुकेशन पर करा था, मीन्स प्राथमिक शिक्षा पर। मीन्स कंपल्सरी इन इंडिया, हमारे भारत में इसको कंपल्सरी बनाया जाए, स्पेशली फॉर द मैसेज, मतलब जनसाधारण में प्राथमिक शिक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना। एक बार इसको हिंदी में समझते हैं कि जो हमारा गोखले बिल था ना 1910 में, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पहला क्या था, एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जो कि किसके द्वारा इसको लिया गया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिया गया था। और इन्होंने क्या किया कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि आम जनता, जनसाधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, ऐसा इसका लाइक इस बिल का, इस विधेयक का क्या था, उद्देश्य था। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि मीनिंग ऑफ गोखले बिल, मतलब इसके क्या अर्थ है। द गोखले बिल रिफर्स टू अ लेजिस्लेटिव proposal that damaged compulsory elementary education for children with special focus on rural area and socially backward classes। मतलब अभी तक हमने जितनी क्लासेस देखी ना, जितने रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे, अगर आपने उसको देखा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि सबने प्राथमिक एजुकेशन को या प्राथमिक शिक्षा को सबने नेग्लेक्ट करा, विशेषकर जो ब्रिटिशर्स थे। इसमें यही बताया जा रहा है कि गोखले का जो विधेयक ना, ये उस प्रस्ताव से है जिसमें क्या होता था कि जिसमें बच्चे की प्राथमिक शिक्षा को
अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी कि भैया बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के उनको इग्नोर नहीं करके उनको क्या करना है, उनको हाई लेवल तक लेके जाना है। उनको ही सबसे पहले क्या किया, पहले हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे, फिर हम दीवार और लेंटर की बात करते हैं ना। बट कई बार हमने देखा कि उन्होंने हायर एजुकेशन को प्लस रिसर्च पे जोर दिया था, बट अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पर इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। और अगर जिसको शिक्षा दी भी जाती थी, जो उच्च घराने से बिलोंग करते थे या फिर जो लाइक उसके लिए उनको लगता था कि हाँ वो काबिल है, बस उन्हीं को दो, बाकी जन साधारण के बीच में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। और जो ये बिल था, ये विधेयक था, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के लिए था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से मील का पत्थर साबित होता है, किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, जो ग्रामीण एरिया में निवास करने वाले लोग थे और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे उनके लिए, इस तरीके से। फिर इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के शुरुआत में क्या होता है कि इंडियन एजुकेशन वाज लिमिटेड। जो भारत में शिक्षा की स्थिति वो अत्यंत ही लिमिटेड हो गई थी, सीमित हो गई थी, या फिर बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी। सो उस टाइम पे क्या होता था कि प्राइमरी एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसा कि हमने ऊपर बोला ना कि प्राथमिक शिक्षा को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। मतलब एक प्रकार से जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति थी वो बिल्कुल उदासीन हो गई थी। फिर उसके बाद होता क्या है कि लिटरेसी रेट वाज एक्सट्रीमली लो, बिलो 10%। मतलब जो साक्षरता दर थी ना वो एक्सट्रीमली, मतलब एकदम बोला जाए तो एकदम अंदर तक चली गई थी, मीन्स एकदम सतह तक चली गई थी कि वो 10% से भी कम हो गई थी। इस तरीके से इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी। उस समय पे क्या होता है कि एजुकेशन वाज कंसीडर्ड अ चैरिटेबल एक्टिविटी, नॉट अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें होता क्या है कि शिक्षा को सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि दान समझा जाता था कि भैया देना ये दान है, ये हमारी या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दायित्व तो नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये हम दान है, दान दे रहे हैं, जिसको मिल जाए उसको ही बहुत है। ऐसा उस टाइम की मेंटालिटी थी, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। फिर होता है क्या, इंस्पायर्ड बाय कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम इन इंग्लैंड, जापान एंड यूरोप, गोखले रेज द इशूज। अब क्या होता है कि इंग्लैंड और किनसे, जापान से, यूरोप से, इन सब से गोखले होते हैं, क्या होते हैं वो प्रेरित होकर के एक अपना हैंड रेस करते हैं, मतलब एक मुद्दा सरकार के सामने लाके रखते हैं, भैया ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो ग्रामीण एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, भाई उनके लिए क्यों नहीं, शिक्षा का अधिकार तो सबके लिए है, तो आप उनको वंचित क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा एक जो गोखले बिल है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। रियली इट वाज नाइस वर्क एंड यस डेफिनेटली इट वाज नाइस। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य था, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोखले बिल। इसमें क्या होता है कि टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, मीन्स प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। इस गोखले का जो सॉरी इस मतलब बिल का, इस विधेयक का, इस गोखले के विधेयक का जो सबसे मेन पर्पस था कि प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना, हर घर जन शिक्षा की बात ये लोग करते हैं। फिर टू सेपरेट एजुकेशन अमंग द मैसेज, मतलब जन साधारण के बीच में, वही ना रूरल एरिया में, है ना, और जो बच्चे कुलीन बस्तियों से बिलोंग करते हैं, जो आदिवासी हैं, जो जनजातीय हैं, जो, तो इन सब के लिए यही होता था कि भैया इन तक शिक्षा पहुंच पाए। फिर अगला, टू रिड्यूस लिटरेसी इन इंडिया, कि जो हमारी ये दशा हो गई थी कि बिलो 10%, कि हम 10% से भी नीचे चले गए थे, उसको इलिटरेसी को, जो असाक्षरता थी, यानी कि जो असाक्षरता थी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे इसकी हिंदी, सॉरी, यानी कि जो इलिटरेसी थी उसको, उसकी जो दर को ना कम करना था। उसके बाद टू मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, अब कि शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व बनाना है, ना कि दान, है ना। वहां पर हमने देखा ना इसके पहले वाली स्लाइड में कि यहाँ पर ये लोग समझते कि भैया शिक्षा हम दान दे रहे हैं, जिसके पास पहुंच जाए वही बहुत है, जिसके पास नहीं पहुंचता तो दान तो है ही है ना, हर किसी के पास तो नहीं हो सकता, या फिर हर तक नहीं पहुंच सकता सभी के पास। तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया आप दान मान को, ये जो मुद्दा है ना इसको हटाइए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उत्तरदायित्व, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चों को शिक्षित करें, इस तरीके से देखा गया। उसके बाद टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन, मतलब शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता का करना, स्थापन करना, उसको स्थापित करना। जैसे कि अगर आप पता है किसी इंसान को कमजोर करना चाहो ना, उसको शिक्षा से दूर कर दो, डेफिनेटली वो इंसान कमजोर हो जाएगा। अगर आपको किसी को स्ट्रांग बनाना है, किसी को आपको मजबूत बनाना है, किसी देश को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कम्युनिटी को, किसी सोसाइटी को या फिर किसी नेशन को, आप बस वहाँ के
जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो वहाँ की मिडिल एजुकेशन है, जो वहाँ की हायर एजुकेशन है, क्या करना है, बस उस पर मजबूती से काम करिए, देखिए वो कितना तेज डेवलप करेगा। इस तरीके से हमने देखा। तो बिल्कुल गोखले बिल प्राइमरी एजुकेशन के लिए यही काम करती है। इसके जो मेन प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे, मीन्स गोखले विधेयक की जो प्रमुख धाराएं थी वो क्या थी, आइए एक बार इसको देखते हैं कि लोकल बॉडीज यानी कि जो स्थानीय निकाय थे ना, मतलब म्यूनसिपैलिटीज वर इम्पावर्ड टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। इसका मतलब क्या है, लोकल बॉडीज यानी कि जो स्थानीय निकाय, जैसे आप देखते हैं ना म्यूनसिपैलिटीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा नगर निगम का, है ना। इसमें अब अगर स्थानीय निकाय की बात करते हैं, जैसे आपका ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद जो बीडीसी होते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिर आपको जो है ग्राम प्रधान की बात करते हैं, तो बिल्कुल ये स्थानीय निकाय है। इनके लिए क्या करना था, इनका ये कहा था कि वहां के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर कंपल्सन अप्लाइड इनिशियली इन अर्बन एरियाज, कि इसकी जो शुरुआत थी ना वो सबसे पहले शहरों में लागू करने का प्रस्ताव हुआ था। बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज इम्प्लीकेशन करने के लिए उसका उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें शहर में अप्लाई करके फिर उसको हम धीरे धीरे गाँव में भी लेके जाते हैं। जैसे आपने रिसर्च अगर पढ़ा होगा तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करने से पहले पायलट स्टडी करते हैं, कि मतलब उस रिसर्च को हम एक छोटे जनसाधारण पर अप्लाई करते हैं, है ना, कि क्या ये जनरलाइजेशन के योग्य है कि नहीं। अगर वो सफल होता है देन हमारी जो रिसर्च होती है वो गुड होती है, अदरवाइज हम उसमें कुछ जो भी लाइक उसमें वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी या फिर जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, जो हमारा सैंपल साइज होता है, जो हमारे जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं ना, अगर उसमें कुछ एरर होते हैं तो फिर उसको हम सुधारते हैं इस तरीके से। फिर अगला, पेरेंट्स फेलिंग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल वुड बी फाइन। फिर उसके बाद होता क्या है, पाया गया कि जो बच्चे थे ना उनको स्कूल ना भेजने पर अभिभावकों पर जुर्माना लगना था, ऐसा इस गोखले बिल में मतलब जो प्रोविजन थे वो बताए गए थे। फिर प्रोविजंस ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन, कि जो पुअर यानी कि जो गरीब बच्चे थे, जो गरीब तबके के बच्चे थे ना, उनको फ्री में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया। फिर ग्रेजुअल इम्प्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशंस, मतलब जो लोकल कंडीशंस थी यानी कि जो स्थानीय दशाएं थी ना, उन पे धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो इम्प्लीकेशन हुआ वो होना स्टार्ट हो गया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर गवर्नमेंट्स रिएक्शन, अब इस पे क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर, है ना। भैया वो तो नहीं चाहते थे ना, वो तो बस बाबू बनाना चाहते थे, बस क्लर्क बनाना चाहते थे। इसमें होता क्या है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज द बिल आर्ग्यूइंग दैट, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू करा। उन्होंने क्या आर्ग्यू करा कि इंडियन सोसाइटी वाज नॉट रेडी फॉर कंपल्सरी एजुकेशन। ये उनकी मेंटालिटी हमारे लिए थी कि भारतीय समाज है ना वो शिक्षा के लिए तैयार नहीं माना गया, मतलब जो हमारा भारतीय समाज है हम इसके लिए तैयार नहीं है, ये वो ऐसी सोच हमारे लिए रखते थे। उनको नहीं पता कि भैया हम लोग आपसे ज्यादा लाइक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसी कंडीशंस ले आ दी है जिसकी वजह से भी हम लोग शांत हैं। उसके बाद होता क्या है कि इट वुड क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन, कि सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका, ये इस तरीके से वो लोग आर्ग्यू करते थे। सोचिए लोगों ने कैसा हमारे साथ ट्रीटमेंट करा है। फिर पेरेंट्स माइट रेसिस्ट कंपल्सन, कि माता पिता के जो है वो विरोध होगा कि हम बच्चों को नहीं भेज सकते, हम आर्थिक तंगी हमारे पास खाने को नहीं, तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ इस विधेयक पर क्या करा, कुछ ऑब्जेक्शन करा, कुछ ऑब्लिगेशन लगाया। फिर अगला हम देखते हैं कि रिजेक्शंस ऑफ गोखले बिल, भाई उस टाइम पर उन्हीं की सत्ता थी, तो डेफिनेटली वो जो हमारा गोखले विधेयक था उसको अस्वीकृत होना ही था। 1911 में होता, देखो 1910 में पारित हुआ, फिर 1911 में क्या होता है वो अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस पे क्या होता है द बिल वॉज रिजेक्टेड इन 1911, मीन्स 1911 में क्या होता है, ये रिजेक्ट करता है, इसको अस्वीकृत करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब है ना कि ब्रिटिश अधिकारियों का क्या हुआ, एक कड़ा आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आता है, विरोध करते हैं कि भैया बर्डन होगा, और क्या होता है कि लाइक आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, ऐसा कुछ अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने दिया और जिसकी वजह से इसको क्या हुआ, अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ऐसा इसमें बताया गया, इसको कह के बताया गया, इस वजह से हम क्या करते हैं, अस्वीकृत करते हैं। ठीक, उसके बाद कोलोनियल पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा पर न्यूनतम खर्च की औपनिवेशिक नीति, कि वही हमें तो अपनी जेब भरनी है, हमें नहीं मतलब ना कि ये पैसा कहाँ से आता है, ये लोग हमारे लिए मजदूरी करते हैं, वही तो हमारे लिए हमको चाहिए ही, हम इनको
ऐसा दबा करके रखेंगे, इनको शिक्षित नहीं करना है। और वही ना कि शिक्षा पर, जो भारतीय समाज है उनकी शिक्षा पर कम से कम खर्च करके, और जो हमारी औपनिवेशिक नीति है ना कि यहाँ से बस हमें कमाना है और अपना भरण पोषण करना है, बस इनको कंगाल करना है, वही वाली नीति क्या करते हैं वो लाइक हमारे पे लाइक एक प्रकार से बोले ना हमारे पे थोपते हैं। इस तरीके से ये सब कहकर जो गोखले विधेयक था उसको अस्वीकृत कर दिया। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि मेरिट्स ऑफ गोखले बिल जब कर दिया, फिर भी हम भाई हमारे यहाँ की चीज़ें तो हम तो इसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करेंगे ही। इस पे क्या होता है कि फर्स्ट डिमांड फॉर कंपल्सरी एजुकेशन इंडिया, 1910 में सबसे पहली बार भारत में अनिवार्य शिक्षा की पहली मांग इस विधेयक के द्वारा पारित होता है। फिर हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वही ना कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसको महत्व दिया गया, फिर इसके महत्व को उजागर किया गया कि हम अपने यहाँ के बच्चों को भैया हमें पढ़ाना है, हमें प्राथमिक शिक्षा देनी है। उसके बाद क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस, इसके थ्रू होता क्या है कि जो हमारी जनता है, जो हमारा जनसाधारण है, जो हमारा समुदाय है, उसको एक जागरूकता मिलती, अवेयर हो पाते, कॉन्शियस हो पाते हैं कि देखिए आप लोग किस मतलब दुनिया में जी रहे हैं, आपके लिए आपका कितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोग, है ना। उनको जागरूक किया, उनको अवेयरनेस उनके अंदर आई कि हाँ हम भी तो है ना, हम अपनी चीज़ों को क्यों बचा नहीं पा रहे हैं, हम क्यों दूसरे के अधीन होकर के कार्य कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ। फिर इन्फ्लुएंस्ड लेटर एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो उसके बाद होता क्या है कि भविष्य की शिक्षा नीतियों पर को क्या होता है, इसको प्रभावित करते हैं, इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है हमें आगे बढ़ने के लिए। फिर डीमेरिट्स ऑफ गोखले बिल, गोखले विधेयक के कुछ दोष हैं। अब वो क्या क्या दोष हैं, देखिए आप चाहे आप हो या फिर मैं हूँ, अगर मैं आपके जो भी लेक्चर बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब 100% ही सही बोल रही हूँ ना, नो डाउट कि मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रही हूँ, बट कई ऐसे भी होंगे जो हमसे भी अच्छा कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, या फिर मैं और आपकी बात करें तो हर इंसान में कमियां होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो इस वजह से कुछ डीमेरिट्स में भी पाई गई हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लिमिटेड टू अर्बन एरियाज इनिशियली, प्रारंभ में केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा। फिर डिड नॉट इंक्लूड गर्ल्स एक्सप्लिसिटी, मतलब बालिकाओं के लिए कोई स्पष्ट क्या दिया, प्रावधान नहीं दिया, उन्होंने बस प्राइमरी एजुकेशन की बात करी, बट वहां पर जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स थी, उनको अभी भी दबाया जा रहा था। फिर डिपेंडेंट ऑन लोकल बॉडीज फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब होता क्या कि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति पर क्या हो गया, निर्भर हो गया। वही ना कि उन्होंने स्थानीय निकाय की बात करी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करी है, बट स्टिल सबसे ज्यादा जहां पर इन्होंने फोकस करा था वह स्थानीय निकाय पर, है ना। इस तरीके से कहते हैं कि उनके ऊपर बोझ बन के आ गया। फिर अगला कुछ इसके शैक्षिक महत्व है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, वो क्या क्या है कि फाउंडेशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी जाती है। इसके बाद होता क्या है कि इंस्पायर्ड हरटोंग कमेटी 1929, इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारी हरटोंग समिति है 1929 को प्रेरणा मिलती है। फिर लेड टू वर्धा स्कीम, वही ना नई तालीम शिक्षा जो महात्मा गांधी की है 1937 में, इसके लिए भी प्रेरणा का काम करती है। फिर इन्फ्लुएंस्ड आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर संविधान में अनुच्छेद 21A को क्या करती है, वो प्रभावित करती है। वो यही बात करते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये सब बात करते हैं, तो बिल्कुल इन सबको क्या करते हैं, इंस्पायर किया इन्होंने। फिर गोखले बिल एंड राइट टू एजुकेशन में शिक्षा का अधिकार प्लस गोखले का जो विधेयक है वो क्या कहता है कि ऑल्दो रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट स्टिल क्या होता है कि गोखले बिल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द राइट एजुकेशन एक्ट 2009। यद्यपि यह विधेयक क्या हुआ, असफल रहा, इसको रिजेक्ट करा गया, किसके द्वारा, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा, है ना। फिर भी यही आगे चलकर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्या होती है, एक आधारशिला बनती है। देखिए कोई भी चीज ना सडन नहीं आती, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव करती है। जैसे अगर आप एग्जाम में अपनी कॉपी लिखोगे ना, तो आप एक रात या एक दिन पढ़ के नहीं करोगे, आप धीरे धीरे स्मॉल स्टेप करके ही एक क्या होता है, एक बड़ा कदम बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक बड़ा सा घर बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो ऐसे नहीं बन जाता है, उसके लिए क्या होता है कि बहुत उसकी पिलर होती हैं, उसकी नींव होती है, फिर जाकर के धीरे धीरे उसकी सीलिंग बन पाती है। तो इस तरीके से ना कोई भी घर ऐसे नहीं बन पाता है, ठीक, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि एक स्मॉल स्टेप्स लेकर के वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं। और इस तरीके से देखते हैं कि हमारा 2009 में एक हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, वो पारित होता है, और ये उसके लिए एक प्रकार से नींव का काम करती है। इस तरीके से वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गोखले बिल 1910, मतलब जो गोखले का विधेयक है 1910 में, वो क्या होता है कि वॉज अ विजनरी अटेम्प्ट टू डेमोक्रेटिज एजुकेशन इन इंडिया, कि जो गोखले विधेयक है 1910 में, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक दूरदर्शी प्रयास था कि वही ना कि नाक के सामने नहीं, बल्कि हम अपना फ्यूचर ओरिएंटेड ये बिल हुआ। फिर
थ्रू रिजेक्टेड इट बिकेम अ माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसको नो डाउट रिजेक्ट करा गया, बावजूद इसके भी अगर जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं आप में तो योग्यता नहीं, लेकिन इससे आपकी जो योग्यता है ना वो कम नहीं हो जाएगी, वो उतनी ही रहेगी। तो किसी के कहने से, किसी के रिजेक्ट करने से जो आपकी योग्यता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी, वो कम नहीं हो जाएगी। तो उसी तरीके से असफल होने के बावजूद यह जो शिक्षा सुधार की जो दिशा है ना, एक मील का पत्थर सिद्ध होता है। कौन सा? जो आपका ये गोखले बिल होता है। सो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। इस तरीके से क्या करना है, बस हमें एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना और आगे भी बढ़ते रहना है। क्योंकि देखिए बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं है, इसलिए आपका सपोर्ट क्या है करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू क्या नहीं भूलना है आपको, लाइक करना। डेफिनेटली यार, मैं आपके लिए करती हूँ तो डेफिनेटली आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करें। लाइक करना है, और जहाँ पे भी कोई क्वेरी होगी, कोई डिमांड होगी, कुछ भी आपको पूछना होगा, आपको कमेंट करना है एंड शेयर भी करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप जैसे मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, डेफिनेटली आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले जो नीडी पर्सन है उनके पास शेयर करें। फिर और जो सबसे बड़ा काम है वो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको क्या करना है, सब कुछ ऑन टाइम मिलता रहेगा। एंड वन मोर थिंग इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आप लोगों ने ना थर्ड पेपर की डिमांड करी है, जो हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट है। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पेपर थर्ड एज वेल। आपके फर्स्ट सेकंड पेपर की क्लासेस तो चल रही हैं, साथ ही अब हम थर्ड पेपर की भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्लीज फॉलो द चैनल and you will get everything from here. So it's all about for today. We will meet in next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much guys. Thank you so much.